वेलकम टू श्री एसएससी जीएस। आज मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए 100 इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो अभी आपके रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, जो आरपीएफ के, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सारे में हेल्पफुल रहेंगे। और ये 100 क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस भी बता दूंगा, मैक्सिमम के एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ताकि जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम है इसमें क्या हो, आपको हेल्पफुल हो और आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं वो इजी टू मॉडरेट किए हैं। इजी टू मॉडरेट किया यानी कि शुरुआत में क्वेश्चंस इजी रहेंगे, धीरे धीरे मॉडरेट होते जाएंगे। लेकिन शुरुआत के जितने क्वेश्चन है मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब लास्ट तक 100 तक, मतलब 50 प्लस होते ही आपको आधे के आंसर खुद ब खुद आने लगेंगे। तो आई होप आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और आप ये क्वेश्चंस देखते रहें। इसमें से आप कितना खुद से सॉल्व कर पाते हैं ये कमेंट करके बताएं कि आप इसमें 100 में से इतने आपके आंसर आपको पहले से पता थे, ताकि ये पता चल सके आप कितने तैयार है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी है? तो वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जो हमारी लाइट है ना, सूर्य का प्रकाश, इसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? किसी को पता है तो कमेंट करो। 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लगता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइट ईयर। लाइट ईयर भी पूछता है। लाइट ईयर क्या है? तो एक साल में, टोटल एक साल में, 1 ईयर में, एक साल में जो लाइट है वो जितना ट्रैवल करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है। लाइट ईयर क्या पूछता है? किसकी इकाई? दूरी। दूरी मापने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतना होता है। तो 3-4 चीज़ें पता चल गई। स्पीड ऑफ लाइट कितनी क्या होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट को पृथ्वी में आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का। लाइट ईयर किसको बोलते हैं? एक साल में लाइट ने जितना ट्रैवल किया होता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और वो इकाई किसकी है? दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लाइट ईयर का। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक क्वेश्चन में मैंने इतना कवर कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक मौलिक बल नहीं है? मौलिक बल हमारे 4 होते हैं, फंडामेंटल फोर्स 4 होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स होता है, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो तरीके का होता है, एक वीक, दूसरा स्ट्रॉन्ग। तो ये तीसरा, चौथा, ये 4 हमारे फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है। फंडामेंटल फोर्स आप उसको बोल सकते हो जो ब्रह्मांड में घटने वाले जितने घटना है ना उस पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर, ये सब क्या है? ब्रह्मांड में जो नेचुरल चीज़ है उसमें दिखती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, विच फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। समझ में आ गया? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पेयर होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्ट होती है विभव की, पोटेंशियल डिफरेंस की। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। पीडी लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कूलम किसकी होती है? चार्ज की। ठीक है, ये सब याद रखना, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी क्या है? दो चीज़ें होती है, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। लेकिन स्केलर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि परिमाण, वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, स्केलर में परिमाण होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो स्केलर पूछा है। तो जो वेक्टर, अगर आपको ये डिटेल्स में पढ़ना है कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। और कौन कौन से यूनिट्स वेक्टर होते हैं, स्केलर होते हैं, वो उन सब में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जब पूरा सारा फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन क्या स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि हो गई। वेक्टर को सदिश,
और स्केलर को अदिश राशि बोलते हैं। स्पीड का चाल, समझ में आ गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? न्यूटन्स के 3 लॉ है, 1 2 3। ठीक है, पहला नियम जड़त्व के नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया उसको भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जिस स्टेट में यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। दूसरा दूसरा नियम क्या है उसका, न्यूटन्स का, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला दूसरे नियम से प्राप्त होगा। तीसरा नियम क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। तो तीसरा नियम यही है, जो भी जैसे हम दीवार पे अगर हाथ से मारते हैं तो दीवार भी हमें उतना ही चोट देता है, तभी हमें चोट लगता है। हम जितना तेजी से दीवार पे मारते हैं सेम रिएक्शन हमें दीवार भी हमारे हाथ पे देता है। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अगर डिटेल में जानना है तो वीडियो है मोशन की, उसमें आप देख सकते हो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन द एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई आप लोगों को पता होगा, जूल। ठीक है, कार्य की इकाई क्या है, जूल। वाट किसकी इकाई होती है, वाट किसी को पता है, वाट किसकी इकाई होती है? वाट होती है पावर की। न्यूटन किसकी इकाई होती है, फोर्स की। पास्कल किसकी इकाई होती है, तो प्रेशर की। ठीक है, सब चीज़ें याद रखो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दबाव को माप सकते हैं। थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर तो पता ही होगा आपको, थर्मोमीटर किस में यूज होता है, बुखार बुखार होता है यानी कि टेम्परेचर मापने के लिए। हाइग्रोमीटर किस में उपयोग होता है, तो हाइग्रोमीटर तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए, जो लिक्विड है उसका डेंसिटी मापने के लिए। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी या घनत्व, हिंदी में घनत्व। अनीमोमीटर किसके लिए उपयोग होता है, अनीमोमीटर हवा की गति और दबाव मापने के लिए, जो एयर है उसकी गति और दबाव। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बता दी, पता चल गया। वायुमंडलीय दबाव किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। थर्मोमीटर से क्या टेम्परेचर मापते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मापते हैं, घनत्व तो बोल सकते हो। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, एयर की गति, किसी हवा की गति और उसका दबाव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको याद कर लो, इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी आपको बता दिया वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर जिसमें दिशा भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है, मोमेंटम। मोमेंटम किसको, मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास का गुना उसके वेग के साथ करेंगे हम, तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्या बोलते हैं उसको, समवेग। ठीक है, टेम्परेचर स्केलर है, वर्क स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, लेकिन मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, किसी भी एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में बदला जाता है, टू अदर फॉर्म। जैसे जनरेटर बोल सकते हो आप, जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर क्या करता है, मोटर इसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिक में। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट एडजस्ट कर लेना, बोल दे रहा हूँ समझ जाना। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, लेकिन ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए क्या है, इसे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो आइजैक न्यूटन जी ने हमारे खोजा था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा, एफ जी सुना है, जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो मास के मल्टीपल के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, तो जब इसको हम पूरा मर्ज करते हैं
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। और अगर बराबर देंगे तो ये g एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इंटू m2 आर स्क्वायर। अब क्या है, आर स्क्वायर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है और उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। अब क्या है, ये ग्रेविटेशनल लॉ बोलना क्या चाहता है, कोई भी दो चीज़ है ना, मान लो कोई दो, जैसे कोई व्यक्ति है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है और व्यक्ति भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन क्या है, पृथ्वी का मास ज़्यादा है इसलिए हम पृथ्वी की ओर खींच जाते हैं। बस यही है, इतना याद रखना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, mgh किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है, ठीक है। मास इंटू एच, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 ले लेते हैं हम, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच से जो हाइट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये कार्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एम बी क्या होता है, मोमेंटम होता है, संवेग जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। चार फॉर्मूले आपको पता चल गए, 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कार्य का है यानी वर्क का है, और मास इंटू वेलोसिटी संवेग का है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। विच लॉ एक्सप्लेन्स वाई वी डोंट फ्लोट ऑफ इनटू अर्थ, कौन सा नियम या बताता है कि हम पृथ्वी में क्यों नहीं तैरते हैं, ठीक है। तो ये बताता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो पृथ्वी है वो भी हमें अपनी ओर खींचती है और हम भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए, लेकिन पृथ्वी का मास ज़्यादा है इसलिए हम पृथ्वी की ओर खींचे जाते हैं। समझ में आया, यही है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही ये चीज़ प्रूव होती है, इसलिए हम पृथ्वी में तैर नहीं पाते, हम जमीन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, प्राइमरी सोर्स क्या है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा क्या है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा हमारी सोलर एनर्जी है, सूर्य से ही सबको ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जैसे आप बाइक वाइक का इंश्योरेंस कराते हो तो एक्सपायर होता है उसको रिन्यू करते हो ना, समझो वैसे ही रिन्यू कर रहे हैं हम, जिसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूअल। जैसे कोल है, कोल को आप एक बार यूज़ कर लिए दोबारा यूज़ कर पाओगे, उससे फिर दोबारा एनर्जी निकाल पाओगे, एक बार जल गया तो ख़त्म हो गया। ऑयल भी एक बार जल गया तो ख़त्म हो गया, नेचुरल गैस भी एक बार जल गया तो ख़त्म हो गया, जैसे गैस आपका सिलेंडर है ख़त्म हो जाता है। लेकिन विंड क्या है, विंड ये ख़त्म नहीं होती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। समझ गए रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो सकता, न्यूटन की गति के नियमों द्वारा इनमें से कौन सा घटना समझाया नहीं जा सकता है। तो देखते हैं, प्लानिटरी ऑर्बिट ये भी समझाया जा सकता है, क्यों, तो इसमें फोर्स लगते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसमें भी लगेगा ग्रेविटी, ठीक है, तो ये भी समझाया जा सकता है। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ये नहीं समझाया जा सकता है न्यूटन्स लॉ के अनुसार, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। मोशन ऑफ व्हीकल ये भी समझाया जा सकता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। बस द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। जूल किसका होता है, कार्य का होता है, कार्य या ऊर्जा, ऊर्जा का भी जूल होता है। न्यूटन किसका होता है तो बता दिया है, बल का होता है। पास्कल किसका होता है तो वो प्रेशर का होता है, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज, खींचित या संकुचित वसंत में संग्रहित ऊर्जा होती है, यानी कि जब हम कोई स्प्रिंग होता है इसको या तो कंप्रेस करते हैं या तो खींचते हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, समझ गए। जैसे आप तीर धनुष भी आपने देखा होगा, ये धनुष होता है, ये तीर होता है, ठीक है। तो जब आप इसको खींचते हो, यहाँ से मान लो खींच के यहाँ रखते हो, खींच के उसके बाद जब छोड़ते हो तो आगे जाती है ना, आगे निकलते हुए जाती है, तो ये कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाती है जब आप खींचते हो, तो छोड़ते हो तो फिर ये अपने नॉर्मल जगह पे चली जाती है और तीर आगे निकल जाता है। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तीर धनुष में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, पोटेंशियल ऊर्जा, कब, जब हम तीर को ऐसे पीछे खींच के रोकते हैं। तो वैसे स्प्रिंग में क्या, आप इसको या तो कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, इसमें कौन सी ऊर्जा स्टोर हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज द लिस्ट मास, निम्नलिखित में से किस कण का सबसे कम द्रव्यमान है, तो सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है।
कोई भी एटम होता है तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, वो सेंटर में होते हैं, सेंटर में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट की तरह चारों तरफ घूमता है। तो जो हमारा उसका मास है उसके बारे में पूरा बता देता हूँ। जैसे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का भी सेम होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना हमारा, उसका सबसे कम मास होता है इन तीनों में। कितना होता है, 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, पता चल गया तीनों का मास, तो ये सब याद कर लेना। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसके कार्य करने पे कौन सा सिद्धांत लगता है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है उस पर किसका सिद्धांत काम करता है, किसका नियम काम करता है, वो काम करता है पास्कल लॉ का। पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ जैसे एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बलून लेना, ठीक है, बलून लेके उसमें वाटर भर देना, वाटर भरने के बाद 4-5 छेद कर देना। तो देखना जब वाटर आएगा ना तो हर छेद से इक्वली आएगा। वही ये पास्कल लॉ क्या है कि सेम प्रेशर बनाता है चारों तरफ वाटर से। वही है पास्कल लॉ। इसी के थ्रू ही, हाइड्रोलिक के थ्रू ही आप देख सकते हो, पहले क्या थी गाड़ियों में, क्या आती थी, जो नॉर्मल होती है मैकेनिकल स्टीयरिंग आती थी, तो क्या होता था लोगों को टर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब क्या हाइड्रोलिक आ गया है तो क्या ईजिली वो टर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो पास्कल के नियम के कारण ही वो कर पाते हैं। समझ गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट में किसका नियम होता है, तो पास्कल्स लॉ। ये बेसिक बेसिक थोड़ा मोटा मोटा बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। डीप में जानना है, डिटेल्स में टाइम लगेगा, तो उसके लिए तो आपको चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, वो मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, अभी मोशंस तक करवा रखा हूँ और भी आगे कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है। विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की विशेषता होती क्या है, ये क्या करते, दे ट्रेवल्ड द स्पीड ऑफ द लाइट। हाँ, ये उसकी विशेषता है कि वो लाइट की स्पीड से चल सकते हैं। ये आंसर नहीं है, ये विशेषता है। इसमें से पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब कि दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट, ये लाइट की स्पीड से चल सकते हैं। दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, नहीं, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डजंट रिक्वायर अ मीडियम, दे कैन ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम। हाँ, ये वैक्यूम के थ्रू जा सकता है, दे आर ट्रांसफर। ये तीन, ये क्या है, ये तीनों, एक, दो, तीन, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन पूछा क्या इनमें से क्या इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो प्रॉपर्टीज यही नहीं है। दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रैवल, नो, वो क्या है, आराम से वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यात्रा के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ गए, ये उसका प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब कि यदि अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी कितनी होगी, कभी भी फोकस दूरी पूछे ना कनकेव लेंस की, तो क्या करना है, उसको माइनस में रखना है, जो रेडियस दिया है उसको 2 से डिवाइड कर देना, बस ये फॉर्मूला याद रखो। एफ इज इक्वल टू -20/2, एफ बराबर जो फोकल लेंथ है हमारा, ओके, -10 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। -10 कहाँ है, तो ऑप्शन ए। समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युतीय विभव अंतर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को माप सकते हैं। अमीटर से क्या मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। गैल्वेनोमीटर से हम क्या माप सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ये सोचो, दिमाग लगाओ कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या माप सकते हैं और मुझे बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा माप सकते हैं। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है, इसी लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिकल करंट की हम क्या कर सकते हैं, उसकी तीव्रता और दिशा दोनों माप सकते हैं। ठीक है, ओम मीटर से क्या होता है, ओम किसकी इकाई है, ओम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई है, तो रेजिस्टेंस माप सकते हैं। समझ में आ गया सबका आंसर। व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर। जब प्रकाश हवा से पानी में गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है। जब कोई लाइट ट्रेवल करता है ना एयर मीडियम से, मान लो ये वाटर है, तो क्या होता है, उसके वेवलेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब इस मीडियम से इस मीडियम में आएगा तो उसका क्या होगा, उसके स्पीड और उसके वेवलेंथ दोनों कम हो जाएगी। उसका वेवलेंथ वेवलेंथ दोनों कम हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती है। जब भी मीडियम चेंज होगा लाइट का तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बस स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आता है। तो क्या होगा, जब भी एयर मीडियम से वाटर में आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ठीक है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो आकाश के नीले रंग के लिए स्कैटरिंग। क्या होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग को प्रकीर्ण बोलते हैं। ये काट लेना, यहाँ पे डिस्पर्सन का हिंदी विक्षेपण होता है और स्कैटरिंग का हिंदी प्रकीर्ण होता है। टाइपिंग वालों ने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी प्रकीर्ण हिंदी में और इंग्लिश में स्कैटरिंग। ठीक है, क्या होता है कि जो छोटे छोटे धूल कण है ना, आप देखे हो कभी कभी घर के अंदर लाइट आती है कई कई छोटी छोटी जगहों से, तो क्या उसमें छोटे छोटे धूल कण नजर आते हैं। तो उसी धूल कण से पूरे ब्लू कलर बिखर के पूरा स्काई हमें ब्लू दिखता है। ये बेसिक बेसिक जान के रखो थोड़ा मोटा मोटा, ताकि आपको समझ में भी आए और आप इसको याद भी रख सको। ठीक है। विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो जो बॉयल्स लॉ है ना, वो बताता है हमें कि जो वॉल्यूम है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बताता है, जो वॉल्यूम होता है किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी चीज़ के मान ले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, तो डायरेक्टली का मतलब बस बी लिख देंगे, लेकिन जब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो ऐसे करके 1/b लिखेंगे। ये एग्जाम्पल दिया, अगर किसी को यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर डाउट है तो। ठीक है, तो बॉयल्स का नियम है कि वॉल्यूम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अ गैस। समझ में आ गया। बाकी ये सारे लोग बाद में धीरे धीरे बता दूंगा। द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई क्या है, इसकी इकाई वाट होती है। ठीक है, जूल किसकी इकाई होती है, कार्य ऊर्जा की होती है। ठीक है, न्यूटन बल की होती है, एम्पेयर करंट की होती है। ठीक है, तो आपको लगभग सारे याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी आपको तो रिन्यूएबल पता चल गया जिससे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी पता है, जैसे कोल था तो क्या था, एक बार जल गया तो खत्म। वैसे यहाँ सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, यानी कि जो जल से हम इलेक्ट्रिक उत्पन्न करते हैं ना उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो ये सब रिन्यूएबल है। लेकिन पूछा क्या, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल कौन सा हुआ, कोल, जो एक बार जल गया तो खत्म, अब दोबारा उससे थोड़ी जला सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी मैंने ऊपर में ही बताया था आपको कि फर्स्ट लॉ क्या था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है, ऊर्जा उत्पन्न या नष्ट नहीं की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें आता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो देखो, आप मोटर ऑन करते हो तो आपको टैंक में पानी भर जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ गए। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स कॉल्ड। सफ़ेद प्रकाश उसके घटक के रंगों में विभाजित करने की घटना को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, जो हमारा वाइट, कभी एक एग्जांपल है, जो एक वाइट लाइट को हम जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, वही पूछ रहा है इसका कारण क्या है, तो ये किसके कारण होता है, ये डिस्पर्सन के कारण होता है। हिंदी में इसको डिस्पर्सन का विक्षेपण होता है, इसको काट लेना या प्रकीर्ण की जगह विक्षेपण लिख लेना। ठीक है, आंसर होगा सी, विक्षेपण। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉल्ड। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटनाओं को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपवर्तन। मान लो ये एयर है, यहाँ से प्रकाश ऐसे आ रही थी, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता तो यहाँ से ऐसे चली जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, क्या बोला है, बेंड होना। क्या बोला है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या बेंडिंग, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है इधर। ठीक है, तो बैंड हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ से आके ऐसे चली जाती तो रिफ्लेक्शन था, यानी कि परावर्तन था, लेकिन मीडियम चेंज होने के बाद अगर बैंड हो रही है तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण हो रही है। यानी कि अगर मान लो ये ऐसे ऐसे लाइट आ रही है तो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे कंटिन्यू नहीं जाएगी, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग
क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, यानी कि जहाँ से जो चीज़ें लड़ी है, मान लो दो चीज़ें आपस में लड़ी है, यहाँ से निकली यहाँ यहाँ आके लड़ी तो फिर से उसी जगह पे पहुँच जाना इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। जैसे बचपन में आपने एक गेंद मिलती थी छोटी सी एकदम रबड़ वाली, उसको आप जहाँ से छोड़ते थे फिर रिटर्न आती थी बहुत ऊपर तक, ठीक है, फिर भी वो फुल्ली इलास्टिक नहीं थी, समझो वही इलास्टिक कोलिजन है वो। इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व रहती है, तो उसमें कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी। और बता दिया स्प्रिंग या तीर धनुष में कौन सी एनर्जी रह जाती है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सब चीज़ें याद रखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ठीक है। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का नियम एंट्रोपी को अवधारणा को प्रस्तुत करता है, तो वो सेकंड लॉ एंट्रोपी को बताता है। इसको अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस याद कर लो कि जो सेकंड लॉ हमारा क्या करता है, वो थर्मोडायनेमिक्स के एंट्रोपी के कंसेप्ट को बताता है। ये जब आगे पढ़ाऊंगा ना, फिर कभी जब एक्सप्लेन करूँगा पूरा, तब बता दूंगा, जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की इकाई पूछा, विद्युतीय आवेश की इकाई क्या है, तो बता दिया था कूलम्ब है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, वोल्ट किसका होता है, विभव का होता है। एम्पेयर किसका होता है, करंट का होता है। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का होता है। तो सब याद रखना, कूलम्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, बोला था ना, याद करो। अभी एग्जांपल देता तो जो जो जनरेटर है, जनरेटर वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझ गए। मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर का काम है किसी भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा कर देना। रेक्टिफायर का क्या काम है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो सबके बारे में बता दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय का अच्छा चालक की विशेषता है। विद्युतीय का अच्छा चालक क्या, कैसे हम बताएं कि कौन सा विद्युतीय का अच्छा चालक है। तो मान लो एक चीज़ होती है, रेजिस्टेंस का नाम सुना है ना आपने, देखो सब में रेजिस्टेंस दिया हुआ। अब जैसे आप चलते हो, मान लो आप आगे बढ़े जा रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, साइकिल से आप चल रहे हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आपकी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि मतलब आपका स्पीड कम हो जाएगा। अब लेकिन अगर यही हवा धीरे हो जाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो आपको रोक कौन रहा था, हवा रोक रहा था। जैसे ही हवा कम हो गई आपकी स्पीड बढ़ गई, बस वैसे ही करंट को रोकने वाला कौन होता है, करंट का जो रोकने वाला होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध। समझ में आ गया। द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युतीय धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज होता है अमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर बता दिया था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये भी बता दिया है मैंने, याद करो गैल्वेनोमीटर किसके लिए उपयोग होता है, विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा को मापने के लिए। विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा, ये दोनों चीज़ मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओम मीटर तो पता है रेजिस्टेंस के लिए। तो सारे बता दिए मैंने। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑकर्स इन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है। पहले नाभिकीय संलयन होता क्या है ये समझते। दो चीज़ें होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें मिलकर एकजुट होती है और एक चीज़ बनाती है। फिजन में क्या होता है, कोई एक चीज़ है वो टूट के अलग अलग हो जाती है। बस इतना बेसिक याद रखो, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा, बेसिक जितना मोटा मोटा हो सकता है, जिसमें आपको समझ आ जाए उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्यूजन में क्या होता है, एक कोई मॉलिक्यूल होता है वो दो चीज़ों में टूट जाते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें, तो सन है ना हमारा सन, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियर आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, हीलियम बनाते हैं, यही है न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीज़ें मिलकर एक को बना दिया, बस हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि नाभिकीय संलयन किस में होता है, सूर्य में होता है। चलो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस। जब किसी चीज़ को हम गिराते हैं तो अर्थ सरफेस के पास उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कि उसका त्वरण क्या होगा। पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन में एक वस्तु का त्वरण क्या है, यानी कि जब किसी चीज़ को हम छोड़ रहे हैं वो जस्ट आने वाला है सतह से पहले, तो टच होने से पहले,
फ्री फॉल हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको बताया था जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना, इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कण एक चालक में विद्युतीय उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं या किसी भी एटम की क्या होता है, सेंटर में बैठे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, समझ गए, किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत बता देता हूँ। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन अ क्लोज सिस्टम, बंद प्रणाली में रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यही है उसका आंसर। यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपसे पूछे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो कोई भी जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व या संरक्षित रहेगी। समझ गए, ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से क्या सच है। तो द पार्टिकल्स हैव नो वॉल्यूम, कणों में कोई आयतन नहीं होता है, ये सच है। देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के बीच में कोई अंतराणुक बल नहीं होते हैं, ये भी सच है। द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कण स्थिर अनियमित गति में होते हैं, ये भी सच है। ठीक है, तो तीनों से तो ऑल ऑफ एबव, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। तीनों है, तीनों क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो द फॉलोइंग, ये तीनों इसके लिए सच है। जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब गैस के नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल्स में बता दूंगा मैं, आइडियल गैस, रियल गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, काले शरीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, नहीं। इट एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, यस। ये क्या करता है, यह सभी घटनाओं को अवशोषित करता है। इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि जो रेज आते हैं ना ब्लैक बॉडी पे, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, इस पे जो रेज आ रही है सबको अब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये भेजता नहीं है, परावर्तन रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्या करता है, सबको अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं। आंसर होगा बी। यहाँ घटनाओं की जगह ये रेडिएशन जो है ये प्रकाश कर लेना, प्रकाश लिख लेना। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार लाइक द सन, सूर्य जैसे तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है उसमें भी, जैसे सूर्य में होता है वैसे ही इसमें भी, स्टार्स में भी होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, यही है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वैकल्पिक धारा यानी एसी को स्थिर धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। किसका, रेक्टिफायर का, ये बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टेकल कोर्ड, विघ्न के चारों ओर तरंगों के फैलने की घटनाओं क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, विवर्तन। ठीक है, which gas law states that the pressure of a gas is directly proportional to its temperature at constant volume, कौन सा गैस का नियम बताता है कि एक स्थिर आयतन पर गैस का दबाव उसके तापमान के सीधा समानुपाती होगा, यानी कि जो दबाव, जो प्रेशर है वो किसके सीधा समानुपाती होगा, टेम्परेचर के। ये किसका लॉ है पता है, ये है गेलो-सॉक्स का लॉ। ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन सी। तो जो हमारा प्रेशर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली टेम्परेचर के, लेकिन उस टाइम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, ये याद रखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये किसका लॉ है, गेलो-सॉक्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज नोन एज, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब प्रकाश का एक धातु सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, फोटो, जब एक कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस पे क्या है, जब हम प्रकाश की किरणें गिराते हैं तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, जो रेजिस्टेंस होता है
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक चालक का प्रतिरोध सीधे किससे अनुपाती होता है? तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। समझ गए? ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ के। विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? जो हमारे तारे चमकते हैं तो वो किस फिनोमिना के कारण चमकते हैं, कोई बता सकता है? बताओ, कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने को समझाती है? तो वो होती है रिफ्रैक्शन। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है हमारा, अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है तारों का टिमटिमाना। समझ गए? तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो जूल, ये भी ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी, ये भी ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट आवर, ये भी ऊर्जा की इकाई। न्यूटन ऊर्जा की इकाई नहीं है। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। ठीक है। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द बायोन फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन अ फ्लूइड? कौन सा सिद्धांत द्रव में डूबे वस्तुओं द्वारा अनुभव किए गए उत्तोलक बल को समझता है? कौन सा प्रिंसिपल है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये इसमें बताया गया था, मान लो ये कोई टब है, इसमें आप कोई वस्तु डाल रहे हो 1 kg की, तो इसमें ये टब पूरा भरा हुआ है कंप्लीट। तो अगर आप कोई 1 kg की वस्तु डाल रहे हो तो इससे जो पानी बाहर निकलेगा वो भी 1 kg का ही निकलेगा। ठीक है। और उस पर जो बल लगेगा उस पर लगभग उतना ही बल लगेगा जितना कि पानी बाहर आ रहा है। समझ में आ गया? तो उसी फोर्स को बायोंट फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? ये किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण के स्वरूप को प्रदर्शित करती है? प्रकाश का कण किसमें प्रदर्शित होता है, बता सकते हो? मैंने बताया था पिछले क्वेश्चंस में। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे? जैसे ही एक प्लेट पे आप प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो बस यही है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स दिखने लगते हैं हमें, वही है नेचर ऑफ लाइट। ये क्या डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट? क्या करता है? प्रकाश के कण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। ये प्रकाश के कण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक मेटल रहता है, उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिशन होती है। ठीक है, इमिट होती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही वो नेचर है जो प्रकाश के कण को प्रदर्शित करता है। समझ गए? व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या? पलायन वेग होता क्या है? मान लो, इससे पहले बता देता हूँ, पृथ्वी की सतह से ये जो वेलोसिटी पूछा गया, इसके वेलोसिटी ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इस स्पीड से किसी वस्तु को फेंकते हो ना तो ये पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। क्या? पृथ्वी के बाहर चली जाएगी और अंतरिक्ष में घूमने लगेगी। ठीक है। तो अगर आपको किसी को एकदम बाहर फेंकना है पृथ्वी के, तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंको, वो बाहर चली जाएगी पृथ्वी के। What happens to the frequency of light when it moves from air to denser medium? जब प्रकाश एक माध्यम से घने माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति का क्या होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज? आपको बताया था, जब प्रकाश जाता है डेंसर मीडियम में तो उसका क्या होता है? वेलोसिटी कम हो जाता है और उसका वेवलेंथ भी कम हो जाता है, लेकिन उसका क्या कांस्टेंट रहता है? यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जैसा था वैसा ही रहता है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी वही रहता है, सेम, रिमेन्स द सेम। Which law states that the volume of a gas is directly proportional to its temperature at a constant pressure? कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर दबाव पर गैस का आयतन उसके तापमान के सीधा अनुपाती होगा? यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर के। जब प्रेशर को आप कांस्टेंट रखोगे, उसमें क्या होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। किसका नियम है? तो ये है चार्ल्स का नियम। क्या है? चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप क्या समझते हैं? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन क्या होना चाहिए? उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन क्या होना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज? चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? ठीक है, उसकी इकाई होती है वेबर।
क्या बोलते हैं? वेबर। पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? मान लो एक कोई सरफेस है, ठीक है। अगर इसमें से जब मैग्नेटिक लाइंस पास होती है तो लंबवत जो परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, उस टोटल लाइंस को, वो उसके परिमाण को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ गए? आप किसी सरफेस से मैग्नेटिक लाइन क्रॉस करवा रहे हो और जितनी परपेंडिकुलर लंबवत जितनी लाइनें निकलेगी, उस टोटल जितने टोटल निकल रहे हैं उस टोटल परिमाण को, उस सरफेस से टोटल जितने लंबवत लाइनें निकल रही है उस परिमाण को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। समझ गए? मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया? उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है वेबर। उसकी यूनिट क्या होती है? वेबर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या है? ये मैंने उधर आपको पढ़ाया था, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ाया था, न्यूटन ने जो दिया था उसमें आपको यूनिट भी बताई थी। आप बताओ क्या है? तो इसका होगा ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस? एक आदर्श गैस के लिए समतापिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सच है? अब देखो, इस क्वेश्चन में खुद ही आंसर बता दिया है। इसमें से अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब हो जाता है कि कोई चीज़ स्थिर है, थर्मल का मतलब हीट या टेम्परेचर बोल सकते हो, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ देखो समतापिक मतलब तापमान स्थिर रहता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, साउंड की स्पीड क्या होती है? कमरे के तापमान पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो ये होती है 340 मीटर पर सेकंड। क्या होती है? 340 मीटर पर सेकंड। और जो साउंड है इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूम में, वैक्यूम में साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। उसको जैसे ही मीडियम मिलता है वो इतनी तेजी से ट्रैवल कर पाता है जितना डेंस मीडियम मिलेगा। मान लो अभी एयर में उसकी वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है, तो अगर ये वाटर में गया, अगर वाटर के हिसाब से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो जितना इसका मीडियम डेंस होता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये चीज़ याद रखना। और वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? क्या पूछा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की सबसे उच्च आवृत्ति है? तो एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे जो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके नाम लिख देता हूँ। जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रावेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड होता है। उसके बाद विजिबल, विजिबल होता है। फिर यूवी रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। तो क्या होता है ना, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इधर है, ठीक है। इधर से फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए जाती है, इधर से बढ़ते 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 तो मैक्सिमम किसकी होगी? गामा रेज की। तो इसका आंसर क्या होगा? गामा, ऑप्शन डी। समझ गए? रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से बढ़ते जाएगी, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की, उससे ज़्यादा इंफ्रा की, उससे ज़्यादा विजिबल की, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, उससे ज़्यादा एक्सरे की, उससे ज़्यादा गामा रेज की। तो सबसे मैक्सिमम किसका फ्रीक्वेंसी होगा? तो गामा रेज का होगा। समझ में आ गया? अब जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ से शुरुआत से फ्रीक्वेंसी कम है, इससे बढ़ते 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 मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? गामा तक ही। वैसे ही वेवलेंथ का क्या होता है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका होगा, रेडियो वेव्स का। जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स का होगा। कम होते होते गामा रेस का सबसे कम वेवलेंथ होगा। समझ में आ गया? ठीक है, गामा रेस का सबसे कम वेवलेंथ होगा। दोनों चीज़ बता दिया। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो ऐसे करके आप लिख लेना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, ये एक सीरीज में सजा दिया है मैंने। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ यहाँ सबसे कम रेडियो वेव्स का, सबसे ज़्यादा गामा रेस का। वैसे वेवलेंथ में अपोजिट है, सबसे ज़्यादा गामा रेस का वेवलेंथ है, सॉरी, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स का वेवलेंथ है, उसके बाद सबसे कम गामा रेस का। ठीक है, ये घटते हुए जाएगा, वेवलेंथ कम होते जाएगा, वेवलेंथ कम होते जाएगा, ये मिनिमम आ जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में पाया जाता है? तो मैंने बताया था नाभिक में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कहाँ घूमता है? तो ऑर्बिट में।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। विच लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, याद करो मैंने पढ़ा है, न्यूटन के तीनों नियम पढ़ाए थे तो बताया था। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन का पहला नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम होता क्या है, कोई भी बॉडी अगर जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और जो बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउज देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर कोल्ड। धातुओं की वह विशेषता क्या कहलाती है जो उन्हें तारों में खींचने की अनुमति देता है। मतलब कोई ऐसा मेटल है उसको आप खींच के एकदम पतला से पतला, पतला से पतला वायर बना सकते हो, एकदम पतला वायर। वो कौन सी विशेषता होती है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, नमनीयता। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। इससे क्या होता है, आप किसी चीज़ को एकदम खींच के पतला सा वायर कर सकते हो। ठीक है। और मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है आप कोई भी ऐसा धातु या मेटल है जिसको एकदम ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के पतला कर सकते हो। तो देखते हो चांदी की परत मिलती है, क्या वो बहुत ज़्यादा उसकी मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ठोक ठोक के एकदम चांदी की परत। आप मिठाई उठाई पे देखते हो ना, चांदी का लगा रहता है। अभी तो सब प्लास्टिक वाले आ गए, पहले चलता था ओरिजिनल, जब चांदी लगाते थे चांदी जितनी सस्ती हुआ करती थी, तो उसको ठोक ठोक के इतना पतला कर देते थे, एकदम परत जैसी हो जाती थी, कागज जैसी। तो वो उसकी मेलेबिलिटी है। डक्टिलिटी क्या है, जो एकदम पतला वायर की तरह एकदम खींचते खींचते कितना भी खींचे वो टूटे ना, एकदम पतला होता जाए, वो उसकी डक्टिलिटी होती है। समझ में आ गया। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मेन कंपोनेंट क्या है नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ नहीं, यहाँ अनुप्रस्थ नहीं होगा, यहाँ अनुदैर्ध्य होगा। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग, हिंदी में अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसफर होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये अनुप्रस्थ यहाँ से काट देना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहले ये जान लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता क्या है। तो जैसे अगर वेव्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो साउंड वेव जो है हमारा, साउंड वेव ध्वनि तरंगे, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। एक ट्रांसफर वेव होता है। ट्रांसफर वेव्स क्या होता है, वेव्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अप डाउन ऐसे करके मूव करते हैं, अप डाउन अप डाउन, तो क्या होता है वो वेव ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। वो जैसे लाइट वेव है, ये ट्रांसफर वेव है। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके भी। समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल, ये है ट्रांसवर्स। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एयरप्लेन्स विंग। कौन सा सिद्धांत हवाई जहाज के पंखों के कार्य को समझाता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल समझाता है हवाई हवाई जहाज के पंखों में क्या होता है। जो हवाई जहाज के पंख होते हैं, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बना दे रहा हूँ। तो हवाई जहाज के जो पंख होते हैं इस पे जब एयर फ्लो लगता है ना, तो क्या होता है, ऊपर लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, एयरप्लेन हवा मूव करता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल के कारण होता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण होता है। समझ में आ गया। इसके कारण ही यही एयरप्लेन के विंग पे लागू होता है। वो प्रिंसिपल का नाम क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज टू। ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य कुछ नहीं है, ये वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ट्रांसफॉर्मर का बस इतना ही काम है, किसी भी वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स कॉल्ड। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने की घटना को क्या बोलते हैं। जो प्रकाश है आपको बताया था, मान लो ये प्रिज्म है, इधर से प्रकाश पास करती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है, उस घटना को हम बोलते क्या, उस घटना को बोलते हैं डिस्पर्सन। हिंदी में विक्षेपण होता है, ये प्रकीर्ण थोड़ा गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, विक्षेपण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विक्षेपण और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन। बस खत्म। ये जो लाइट होती है हमारी, जो रेनबो वेनबो बनते हैं, ये डिस्पर्सन के कारण ही बनते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड्स इन द ओशियन। सागर में ज्वार का मुख्य कारण क्या होता है, आपको पता है। अब ये तो सबको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। चंद्रमा जिस हिसाब से रोटेट करते हैं ना, उसके खिंचाव के हिसाब से ही हमारा जो होता है ज्वार और भाटे आते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे ज्वार भाटा क्यों आते हैं, तो मून के कारण आते हैं, मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आते हैं। ठीक है। विच लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। कौन सा नियम धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध बताता है, तो वो है ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ कैसे बताता है? ओम्स लॉ ने क्या नियम दिया था? उसने नियम दिया था V इज इक्वल टू आई आर। ये याद करो। देखो इसमें वोल्टेज भी है, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है। यही है, यही नियम बताता है V इज इक्वल टू आई आर। तीनों के बीच में संबंध बताता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस तीनों के बीच में कौन संबंध बताता है? तो ओम्स लॉ। तो ये फॉर्मूला याद रखना, V का मतलब पोटेंशियल, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का एक उदाहरण है? ठीक है, सदिश राशि पता ही है, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो किसमें होता है? तो ये होगा वेलोसिटी, डी, वेग में होगा। ठीक है, कैसे स्पीड में दिशा नहीं होती, मास में भी दिशा नहीं होती, ठीक है, टेम्परेचर में भी दिशा नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए क्या हो गई? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। स्केलर वेक्टर क्या है? इस शुरुआत में मैं बता चुका हूँ। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो उसकी तीव्रता की एसआई इकाई होती है टेस्ला। ये याद रखना। ये क्या बताता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जो किसी भी एरिया से जितने परपेंडिकुलर हमारे मैग्नेटिक लाइंस निकलते हैं और टोटल कितने निकल रहे हैं, इस चीज़ को वो बताता है। हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो जो फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताता है ये। तो वो किस यूनिट में मापते हैं? तो मापते हैं टेस्ला में। उसके यूनिट को क्या बोलते हैं? टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का पता चल गया क्या होती है? टेस्ला। किसी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सबस्टेंस? जब ये पूछे कि जो हमारा सबस्टेंस है उसका जो एवरेज हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे वो क्या होगा? तो वो होता है टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? तापमान। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, यानी कि समझो उसका जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ रहा है, तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? बताओ। ये तो पता होगा। जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, कोल, कोयला है। और क्या? कोयले को फिर एक बार जो जल गया तो फिर वो रिन्यू थोड़ी हो सकता है। वो जल गया मतलब खत्म। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? जो हमारे जो सीजन्स होती है, गर्मी, सर्दी, ये सब क्यों होते हैं? तो ये होता है द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। ये जो हमारी पृथ्वी की धुरी का झुकाव है ना, इसके कारण होता है। अब जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्ट है, तो क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत जगह सही तरीके से पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे देखो, अब मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जब मूव होके जब ये नॉर्थ सूर्य के करीब होगा, मान लो ये टिल्ट है तो नॉर्थ सूर्य के करीब है, तो क्या हो गया? यहाँ गर्मी। जब यही मूव होके जब साउथ वहाँ पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल के आसपास गर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसी के कारण जो टिल्ट एक्सिस है, टिल्ट एक्सिस है अर्थ का, टिल्ट एक्सिस है अर्थ का, उसके कारण क्या होता है? हमारी ऋतुएं होती है। अगर पूरा पूरा सीधा होता तो क्या होता है? ये पोर्शन में बस गर्मी होती है, ये पोर्शन पूरा अलग होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है? पूरे ऐसे टिल्ट है, तो ये क्या है? जो पोर्शन थोड़ा सा सामने उधर गर्मी है, जो पोर्शन थोड़ा सा दूर है उधर थोड़ी ठंड है। तो ये होता है, समझ गए? तो मेन रीज़न जो है हमारे ऋतुओं का, जो सीजन्स आते हैं वो क्यों आते हैं? तो हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। कितना टिल्टेड है? तो 23.5 डिग्री। ये आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, फिर भी मैंने यहाँ थोड़ा बहुत बता दिया। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? विद्युतीय प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो रेजिस्टेंस की इकाई तो पता होना चाहिए, ओम। ओम। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो? अभी मैंने आपको पढ़ाया था इंद्रधनुष बनने की घटना क्यों होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, लाइट आती है तो वह क्या? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसके कारण होती है? तो डिस्पर्सन के कारण। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण। इसको ठीक कर लेना, पूरे पीपीटी में ये मिस्टेक आ गई है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन सी, विक्षेपण। ये तो बच्चों वाला सवाल है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? समुद्री स्तर पर पानी का उबाल बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? तो तत्व पूछा है तो सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? वो होता है ऑक्सीजन। क्या होगा? ए, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई तो पता है, न्यूटन है। क्या होता है? न्यूटन। बल की एसआई इकाई। जूल कार्य ऊर्जा का होता है, पास्कल प्रेशर का होता है, वाट पावर का होता है, तो सब पता है आपको। ठीक है।
व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। इस निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि सामने की चीज नहीं दिखाई, निकट दृष्टि दोष का मतलब अपोजिट, जो दूर की चीजें हैं वो चीजें नहीं दिखाई दे रही, उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो कनकेव लेंस पहनने से क्या होता है, दूर की चीजें जो छोटी है वो थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, तो आदमी उसको देख पाता है। तो समझ में आ गया मायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो कनकेव लेंस के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल? निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का एक रूप है? बताओ स्थितिज ऊर्जा का कौन सा रूप है? तो ये होगा केमिकल एनर्जी। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा ही एक स्थितिज ऊर्जा का रूप है। काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी चाहिए, थर्मल एनर्जी में भी चाहिए। थर्मल एनर्जी में क्या चाहिए? जब तक हीट मिलेगा तब ना थर्मल एनर्जी बनेगी। साउंड एनर्जी अलग ही है। तो जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी क्या है, जो स्थिर रहती है, और दो कोई केमिकल है उसके रिएक्ट करके वो एनर्जी बनाती है ना। जैसे बैटरी में क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बैटरी जो होता है उसमें क्या है, सारे रसायन होते हैं, वो क्या है, रिएक्ट होते रहते हैं, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है अभी इन चारों में, तो केमिकल एनर्जी ही हमारी स्थितिज ऊर्जा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड? द्रव के माध्यम से किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल का नाम क्या है? द्रव, अब किसी भी चीज जो, मान लो ये कोई चीज चल रही है, इधर से वाटर का अपोजिट हो रहा है, तो ये किसके कारण होता है? इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है। नॉर्मल सा है, घर्षण बल। जब हम पैदल चलते हैं तो भी हमारे पैरों में लगता है, अगर हम पानी में तैरे तो भी पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो पानी क्या कर रही है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, कौन सा फोर्स हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया, जो हमारे मोशन को अपोज करता है। विच फिनोमिना ऑकर्स व्हेन अ वेव इनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल एंड बेंड्स अराउंड इट? किस घटना के दौरान तरंग किसी बाधा से मिलती है और उसके चारों ओर मुड़ जाती है? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, हिंदी में विवर्तन। अब होता क्या है, मान लो कोई एक स्क्वायर है साथ, अब इधर से अगर कोई टॉर्च है, अब ये लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट पास हो रही है, तो जनरली क्या होना चाहिए, इधर छाया बनना चाहिए, इधर ये होना चाहिए ना, शेडो बन जाना चाहिए। कोई एक जगह है उधर, इस स्क्वायर का शेडो बन जाना चाहिए। लेकिन ये जो शार्प एजेस है इसके कारण क्या होता है, ये शेडो बनाता नहीं है, और शार्प एजेस से ना ये जो रेस है वो बैंड होने लगते हैं। तो यहाँ अजीब सी धारा धारा शेडो की जगह अजीब से ब्लैक एंड वाइट करके शेड दिखने लगते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जनरली में क्या होना चाहिए, पूरा शेडो बन जाना चाहिए था। जो शेडो नहीं बनता है, ये जो रेस है, लाइट रेस है, वो क्या होता है, बैंड हो जाते हैं इधर। तो क्या होता है, वो जो शेडो की जगह वो ब्लैक एंड वाइट करके अजीब सा बन जाता है, उसे ही बोलते हैं डिफ्रैक्शन। समझ में आएगा डिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो बता दिया है, बताओ क्या होगा, पास्कल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर वेव्स? निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग बोलते किसको है? अनुप्रस्थ तरंग उसको बोलते हैं जिसमें वेव्स मान लो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन उसके पार्टिकल्स इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, तो उसके कारण वेव क्या ऐसे 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 चलती है, तो उसे ही ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। तो ट्रांसफर वेव्स कौन कौन से? तो लाइट वेव्स एंड रेडियो दोनों ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल है। और साउंड वेव किसका एग्जांपल है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी एंड सी, ये कर लेना, बी एंड सी, बी एंड सी ये होगा आंसर। समझ गए? ऑप्शन ई, लाइट वेव्स और रेडियो दोनों ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल है। विच ऑफ द फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश के मुड़ने की घटना का कारण क्या है? प्रकाश मुड़ती क्यों है? आपको बताया था अपवर्तन के, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण कभी भी क्या होती है, कभी भी कहीं भी एंटर करती है जो रिफ्रैक्शन, तो अगर ऐसे करके प्रकाश आ रही है तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या होती है वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो किसके कारण होती है? रिफ्रैक्शन के कारण होती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट किसके कारण है? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ पेरिस्कोप? पेरिस्कोप के संचालन के पीछे क्या सिद्धांत है? पेरिस्कोप ऐसा होता है ना, पेरिस्कोप देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे। पेरिस्कोप क्यों, क्यों मतलब हम यहाँ से देखते तो कैसे हमें दिख जाता है सब कुछ, तो वो रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। हर जगह मिरर लगा होता है, ऐसे मिरर होता है, यहाँ मिरर होता है, ऐसे कर करके मिरर होता है। ठीक है, तो मिरर के कारण क्या होता है, जो ये चीज़ें आती है यहाँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ, उसके बाद आंखों में रिफ्लेक्ट होती है, तो ये दिख जाती है। समझ में आया? तो किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण। जो पेरिस्कोप है उसमें
कैसे दिखाई देता है, किसके कारण, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ अ नोबल गैस, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन सा है, तो वह है हीलियम। क्या है, हीलियम। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम का, जैसे ऊर्जा का संरक्षण का नियम था, उसको ना ही उसको क्रिएट कर सकते थे, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। सेम द्रव्यमान का है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी। समझ में आ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युतीय धारिता की इकाई क्या है। कैपेसिटेंस होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब कि वो एक एनर्जी स्टोर करके रखती है अपने अंदर। वो क्या होता है, एक बार यूज़ होती है तुरंत वो निकल जाती है। ठीक है। वो क्या होता है, जैसे ये देखना आपने, पंखे वंखे में जो हमारे पंखे लगे होते हैं ना, उसमें कैपेसिटेंस लगे होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। वो क्या होता है, कभी फ्लक्चुएशन होता है ना, उस टाइम ये काम में आता है। ठीक है। तो कैपेसिटेंस वही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके अपने पास रखता है। उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है फैराड। उसकी यूनिट क्या होती है, फैराड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री विद्युत का अच्छा चालक है। तो आप देख के बता दोगे, कॉपर, सी तांबा। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सन एनर्जी प्रोडक्शन, सूर्य की ऊर्जा के उत्पादन का मुख्य घटक क्या है। तो ये बता चुका हूँ मैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये हीलियम फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। Which law states that the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ गया, रिपीट हो गया। कौन सा नियम है, कहता है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के सीधा समानुपाती होगा। तो ये जो होगा, वॉल्यूम किसके सीधा समानुपाती होगा, टेम्परेचर के। किस पे, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। किसने बताया था, चार्ल्स ने बताया था। ठीक है, चार्ल्स लॉ। ऑप्शन बी। समझ में आ गया। इससे क्या, जब टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। यह है चार्ल्स लॉ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है। इसमें क्या होता है, बता देता हूँ। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही बदलाव करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। क्या है इसका प्रिंसिपल, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी बदलाव करते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करता है। समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारा इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस होता है। इसका हिंदी नहीं दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है। ये तो नॉर्मल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो कार्बन, कार्बन, कॉपर भी मेटल, आयरन भी मेटल, एल्युमिनियम भी मेटल है, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, क्या बोला है, विद्युत संचरण में वैकल्पिक धारा यानी एसी का डायरेक्ट करंट का मुख्य लाभ क्या है। यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसका डायरेक्ट करंट के ऊपर मुख्य लाभ क्या है। तो इसका आंसर होगा ए। कैसे, एसी कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म्ड टू डिफरेंट वोल्टेज, एसी को क्या है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है हमारा, उसको हम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे चेंज करके आराम से भेज सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट को ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए अलग सर्किट सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को आराम से डिफरेंट वोल्टेज पे सर्कुलेट किया जा सकता है। समझ में आ गए, ये है अल्टरनेटिंग करंट का फ़ायदा। व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सबस्टांस दैट हैज़ अब्जॉर्ब्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युतीय चुंबक विकिरण को अवशोषित करने के बाद प्रकाश के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं। मतलब कि कोई पदार्थ है, वो क्या कर रहा है, पहले लाइट ऑब्जर्व कर ले रहा है, बाद में उसमें से लाइट, रेडियन देखे हो आप लोग, रेडियम, रेडियम जो ग्रीन ग्रीन दिखता है जब अंधेरा हो जाता है, जो हम लोग पहले बचपन में एक ब्रेसलेट की तरह उसे पहनते थे। वो क्या करते थे, सुबह धूप में रखते थे उसको, और रात में जब अंधेरा हो जाता था वो ग्रीन ग्रीन चमकता था। बस उसी की बात की जा रही है। उसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, फ्लोरोसेंस। क्या, फ्लोरोसेंस। बस याद रखना, ठीक है, समझ गए। जो कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और बाद में खुद लाइट इमिट करता है, यानी कि वो चमकता है, समझ गए, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, किस तत्व का उपयोग सामान्यतः ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है।
तो ट्रांजिस्टर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। बस ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और किसी एग्ज़ाम के लिए और सारे क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप कमेंट कर दें, मैं उन सब के लिए भी ले आ दूँगा। वैसे आरपीएफ के लिए मैं अभी अपनी पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, आपको आरपीएफ के लिए भी क्वेश्चन जल्दी ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।